तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे चुनावी महासंग्राम की खबरों के साथ। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान चल रहा है। इस चरण में 13 राज्यों की 89 सीटें शामिल हैं। मध्य प्रदेश की एक सीट पर चुनाव रद्द हो गया है, इसलिए 88 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इस चरण में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। कैसा चल रहा है मतदान का हाल, अपडेट लेंगे हमारे संवाददाताओं से। और सबसे पहले चलेंगे नोएडा, जहां पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह। रोहन से हम जानेंगे कि कैसा चल रहा है फिलहाल नोएडा में मतदान। सीधा रोहन से जुड़ेंगे। तो रोहन बताएं, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, खासतौर पर अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो इस लिहाज से क्या अपडेट है? दीपाली, ये आखिरी घंटा है मतदान का और आमतौर पर जैसा होता है कि आखिरी घंटे में हम देखते हैं कि थोड़ी ज्यादा जो है दोबारा से लोग निकलते हैं घरों से बाहर। अभी तक का जो परसेंटेज हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो लास्ट अपडेट था पूरे गौतम बुद्ध नगर की अगर हम बात करें तो लगभग 50% से थोड़ा ज्यादा मतदान हो चुका है। लेकिन उसमें भी जो रूरल एरियाज है वहां थोड़ा ज्यादा मतदान हुआ है। अर्बन सेंटर्स में अभी भी जो मतदान है बहुत थोड़ा धीमा रहा है। खासतौर पर नोएडा की अगर हम बात करें तो वहां पर धीमा रहा है। बहरहाल नोएडा में अलग अलग जो मुद्दे हैं वहां के हम बात करें तो अधिकतर मुद्दे अर्बन सेंटर्स के हैं। और आखिरी चूंकि घंटा है, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएं कि लोग अब थोड़ी ज्यादा संख्या में आ रहे हैं, क्योंकि जो धूप है वो भी थोड़ी कम हो रही है और लोगों की संख्या आती हुई यहाँ पे बढ़ रही है। मुद्दे क्या हैं ये जानने के लिए यहाँ पे हम बात करते हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम, ये बताइए कि आप लोग यहाँ मतदान के लिए आए, अगर नोएडा की खासतौर पर बात करें, किन मुद्दों पर नोएडा के लोग वोट डाल रहे हैं? नोएडा के लोग एक तो ये जो पीछे नाला है इसको कवर करने के लिए कि वो कवर होना चाहिए और चिल्ला वो बनना चाहिए फ्लाईओवर। जो फ्लाईओवर का एक मुद्दा दीपाली बहुत समय से उठ रहा है। चूंकि यहाँ पे हम आए हैं तो मैम ये बताइए कि आप लोग काफी उत्साह के साथ यहाँ पे आए हैं, क्या कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ा या फिर आपको लग रहा है सब कुछ अच्छे से चल रहा है? यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो ऐसा कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। सब कुछ बहुत ही स्मूथली हो रहा है। और अगर मुद्दे की बात करें तो एक तो नोएडा में जो पास्ट 5 इयर्स में जो डेवलपमेंट देखने को मिला है वो अमेजिंग है अपने आप में। एक आप देखिए नोएडा में जो चेंजेस आए हैं वो विकास का मुद्दा है यहाँ पे। नोएडा को गुंडा प्रदेश से उत्तम प्रदेश बना दिया गया है और हमें क्या चाहिए जी, हम सेफ हैं यहाँ पे। महिला सुरक्षा भी मैम मुद्दा है क्या? देखिए, महिला सुरक्षा इतना बड़ा मुद्दा इस वक्त बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब से ये गवर्नमेंट है तो महिलाएं यहाँ बहुत सुरक्षित महसूस कर रही हैं। और ये मेरे कहने की बात है, अगर आप क्राइम के डेटा उठा के देखेंगे तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन बिल्कुल निल है। मैम, अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें, अर्बन केंद्रों में थोड़ा सा धीमा अभी तक दिख रहा है। आखिरी घंटा है, आपको लगता है कि उम्मीद ज्यादा लोग आएंगे? बिल्कुल आएंगे जी, बिल्कुल लग रही है। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? विकास हमारा मेन मुद्दा है। लेडी सुरक्षा, एजुकेशन तो मुद्दे दीपाली अगर आप देखें तो लगभग एक ही तरह के मुद्दे हैं। विकास से जुड़ा मुद्दा है, सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। लेकिन जो अच्छी बात है कि अब लोग दोबारा से निकल कर आ रहे हैं आखिरी घंटे में। हम उम्मीद करते हैं, देखिए पिछले 2 बार के चुनावों की अगर हम बात करें 60% के लगभग एवरेज नोएडा में गौतम बुद्ध नगर में रहा है। इस बार थोड़ा धीमा जरूर लग रहा है, लेकिन आखिरी घंटे में जिस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है, हम मानते हैं कि शायद वो लास्ट टाइम को अगर क्रॉस ना कर पाए तो लास्ट टाइम के बराबर तो हम मतदान परसेंटेज की बात करें तो जरूर पहुंच जाएंगे। शुक्रिया रोहन इस पूरे अपडेट के लिए। तो चलिए नोएडा के बाद अब बात करते हैं बिहार के पूर्णिया की, जहां पर जंग काफी दिलचस्प है। पप्पू यादव ने कहा है कि 4 जून को जनता इतिहास लिखेगी। ऐसे में हमारे सहयोगी सौरभ ने वोटिंग का माहौल जाना, देखिए। कुछ लोग यहाँ पे जो वोटिंग करके निकले हैं, अभी उनसे हम बात करते हैं। आपने अपना मत दे दिया, क्या क्या मुद्दा था जब आप वोटिंग कर रहे थे, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था? शहर के विकास और यहाँ के लिए एयरपोर्ट का मुद्दा, ये तो सबसे अहम मुद्दा है अभी यहाँ के लिए बस। तो यहाँ पे जब आप चुनाव कर रहे थे, हम नहीं पूछेंगे आपसे कौन से कैंडिडेट को आपने वोट किया, लेकिन जब आप वोटिंग कर रहे थे तो आपको के दिमाग में क्या चल रहा था कि ये कैंडिडेट यहाँ पे कर सकता है या नहीं कर सकता है, या बाकी जैसे चलता आ रहा है वैसे ही रहे? अब देखिए, कोई यदि नए यहाँ पे कोई नया एमपी बनता है तो वो कुछ कर सकता है। पुराने वाले जो कर रहे थे वो तो दिख ही रहा है, जैसे कॉलेज, मेडिकल कॉलेज बना है, इंजीनियरिंग कॉलेज, ये वगैरह सब बने हैं। अब कोई नया आएगा तो कुछ और नया करेगा। आपके लिए मैम पूर्णिया में क्या क्या होना चाहिए, और जब आप वोट दे रहे थे तो क्या चल रहा था आपके दिमाग में? बस पूर्णिया का विकास होना चाहिए।
यहाँ पे ऐसे तो बहुत विकास हुआ है, लेकिन जो भी कमी है उस कमी को पूरा क्या होना क्या चाहिए। कमी है वही पूछ रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए कुछ है, जैसे अभी एजुकेशन के मामले में भी तो सही है, और मेडिकल कॉलेज भी खुल गया है, और हल्का फल्का थोड़ा बहुत है कमी, वो सब हो जाएगा। तो देखा हमने किस तरह से मतदाता अपने यहाँ की जो समस्याएं हैं उन पे बात कर रही हैं। उनका कहना है कि काफ़ी चीज़ें यहाँ पे बदली हैं और भी कुछ चीज़ों का बदलना ज़रूरी है, जिनकी वजह से वो आज जब मतदान करने गए थे तो ये सारी मुद्दाएं, ये सारी जो टॉपिक्स थे, इश्यूज़ थे, इनके बेसिस पे उन्होंने अपना मतदान किया है आज। तो लोकसभा के दूसरे चरण के मतदान चल रहे हैं, वहीं तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार भी जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा में चुनावी रैली की है। इस दौरान पीएम मोदी ने ममता सरकार पर प्रहार किया और जनता के समर्थन के लिए धन्यवाद भी दिया। उन्होंने कहा कि बंगाल के लिए दिल में प्यार को लेकर कई सारी बातें हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए आपको भी सुनाते हैं। साथियों, ये आपका उत्साह, ये आपका प्रेम मेरे सर आंखों पर। आप इतना प्यार दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, ऐसा लगता है या तो पिछले जन्म में मैं बंगाल में पैदा हुआ था, या तो अगले जन्म में बंगाल की किसी मां के गोद से पैदा होने वाला हूं। वहीं राहुल गांधी ने कर्नाटक के बीजापुर में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इन दिनों पीएम मोदी अपने भाषण में बहुत घबराए हुए लगते हैं। शायद अगले कुछ दिनों में वे स्टेज पर ही उनके आंसू निकलते हुए दिख जाएं। आप प्रधानमंत्री के भाषण देखते हो, घबराए हुए हैं, शायद कुछ ही दिनों में स्टेज पे आंसू निकल आए। तो महाराष्ट्र में शिवसेना वर्सेस शिवसेना और एनसीपी वर्सेस एनसीपी की लड़ाई है, और ये लड़ाई कैसी रहने वाली है, इस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से एक्सक्लूसिव बातचीत की है हमारे संवाददाता विवेक गुप्ता ने। देखिए। जब भी उद्धव जी रैली करते हैं, आदित्य ठाकरे रैली करते हैं, तो हमेशा कुछ न कुछ आपको लेकर पुरानी बातें बोलते हैं। अभी आदित्य ठाकरे ने कुछ दिन पहले पिंपरी चिंचवड़ में बड़ी बात कही कि जब आपके गोडाउन से बड़ा कैश मिला था तो आप रोते हुए उद्धव जी के पास गए थे, उन्होंने आपने बोला था कि बीजेपी में शामिल हो जाए, नहीं तो सब जेल में चले जाएंगे। कितनी सच्चाई है इसमें? अभी 2 साल के बाद सूझा क्या उनको? 2 साल हो गए ना सरकार बन के, तो अभी क्या आप पहले क्यों चुप बैठे थे, क्यों मुंह बंद था? क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ है, एविडेंस भी है, लेकिन मैं एक मर्यादा संभालने वाला एक इंसान हूँ। ये ऐसे बचकाने आरोप लगाने का मेरा काम नहीं है। आपके पास एविडेंस है तो खुलासा कब करेंगे? बिल्कुल समय पे, अगर एक मर्यादा से बाहर जाएंगे तो निश्चित रूप से मैं करूँगा। तो आपको लगता है कि अभी तक मर्यादा से बाहर नहीं गए, जैसी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, वो जैसी बातें बोल रहे हैं? ये तो उनको भुगतान करना पड़ेगा ना। जितना गालियां देंगे पब्लिक उनके खिलाफ जाएगी, पब्लिक हमारे साथ आएगी। 2014 में पब्लिक ने, इन्होंने मोदी जी को गाली दी, 2019 को मोदी जी को गाली दी, क्या हुआ? पब्लिक तो ज्यादा जुड़ गई। ऐसे महाराष्ट्र में भी होगा। सर, इसमें अब ये भी है कि जब आप उद्धव ठाकरे जी के साथ थे तो इससे भी खबरें आई कि महाविकास अघाड़ी बहुत बड़ा प्लान रच रही थी, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को जेल में डालने की कोशिश कर रही थी, उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी। ये क्या कह रही थी सर? सच्चाई है उसमें, क्योंकि ये जो लोग महाविकास आघाड़ी के प्रमुख नेता थे, उन्होंने सही में प्लान बनाया था कि महाविकास आघाड़ी मजबूत करने के लिए, वो तो हर पार्टी मजबूत करने के लिए कोशिश करती है, लेकिन किसी को ये प्लानिंग करना, कॉन्स्पिरेसी करना, ये सब करना और किसी को जेल में डालना और अपनी पार्टी मजबूत करना, सामने वाले की पार्टी तोड़ना, ये तो ठीक बात नहीं थी। कौन कौन से नेता को जेल में डालने की प्लानिंग हो रही थी? मैंने पहले भी बताया है, गिरीश महाजन थे, ये आशीष शेलार थे, प्रवीण दरेकर थे, प्रसाद लाल थे, देवेंद्र जी खुद भी थे। ये इनको जेल में ठूसना
तोड़ना और बीजेपी के पार्टी के विधायक तोड़ना, ये पूरा प्लान था। सर, आप इतने साल तक राजनीति में रहे, 2 साल पहले कितना चेंजेस हुआ और अभी आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? कैसे? जैसे आप इतना स्ट्रगल किया आपने, कभी आपको लगा था कि आप सीएम बनेंगे, राज्य को लीड करेंगे? मुझे ऐसा मैं कोई अपेक्षा कोई फल मिलेगा ऐसे काम इसलिए काम नहीं करता। मेरे पास जो जिम्मेदारी आती है मैं उसका काम करता हूँ, वो पूरा निभाता हूँ ईमानदारी से। और इसलिए मुझे ये मिलेगा वो मिलेगा इसलिए काम करूँ, ऐसा मेरा पहले से मेरा फितरत नहीं है। मेरा काम करने का तरीका भी वो नहीं है। जो जिम्मेदारी आए उसको निभाओ, पार्टी को बड़ा करो। अभी इनको पार्टी बड़ी नहीं करनी है, खुद को बड़ा होना है। खुद का स्वार्थ जागरूक हुआ तो पार्टी कैसे बढ़ेगी? इसलिए हमारी पार्टी के अंदर हर कार्यकर्ता एक समान है, कोई मालक नहीं, कोई नौकर नहीं। इनके में जब बाबा साहब ठाकरे सभी लोगों को जो सहयोगी थे उनको मराठी में कहते सवंगड़ी कहते। सवंगड़ी मतलब सहयोग। और ये कार्यकर्ता को हमारे वजह से कार्यकर्ता है। कौन है आप लोग? हम है तो तुम है। कार्यकर्ताओं को घरगड़ी, घर नौकर बोलते थे, मालिक और नौकर, ऐसे पार्टी नहीं बड़ी होती। हमारे पार्टी में सब समान है, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। तो एकनाथ शिंदे के साथ ये पूरा इंटरव्यू आप हमारे सोशल मीडिया पेज पर भी देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में मतदान करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि जिस तरह शरीर को नींद और खाने की जरूरत होती है, उसी तरह लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वोट की जरूरत होती है। ये देखिए, वोट देकर आए हैं, वोट देकर लौटे हैं। इसके साथ साथ लगातार ये एक अपील कर रहे हैं। वो अपील क्या है आपकी लोगों से कि वो घर से निकलें, वोट करें। इस समय खड़ा है सामने जो कह रहा है लौट कर, समय खड़ा है सामने जो कह रहा है लौट कर, तू वोट कर, तू वोट कर, तू वोट कर, वोट कर। ये मूल मंत्र यंत्र का, ये मूल मंत्र यंत्र का, ये मंत्र लोकतंत्र का, ये देश हित का पर्व है। तू देश हित में वोट कर, तो वोट कर, वोट कर, तो वोट कर। ये फर्ज रखें ध्यान में, ये फर्ज रखें ध्यान में, लिखा है संविधान में। ये फर्ज रखें ध्यान में, लिखा है संविधान में। अगर कोई भी बात तेरा मन गई कचोट कर, तो वोट कर, तो वोट कर, तो वोट कर। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न तेरे कल का है, ये प्रश्न तेरे कल का है, सवाल तेरे बल का है। ये प्रश्न तेरे कल का है, सवाल तेरे बल का है। समय ये फैसले का फिर से आ गया है लौट कर, तो वोट कर, तो वोट कर, तो वोट कर। अब क्या करें कि दिशा बदल, दशा बदल, या फिर उसी दिशा में चल। क्या बात है, क्या बात। दिशा बदल, दशा बदल, या फिर उसी दिशा में चल। तुझी में सिद्धियां हैं सब, तू वज्र है, तू चोट कर, तू वोट कर, तू वोट कर, तू वोट कर। क्यों? क्योंकि ये लोक हित का पर्व है, ये लोक हित का पर्व है। ये पर्व तेरा गर्व है। अलख जगा, कलम उठा, कलम उठा के वोट कर, तो वोट कर, तो वोट कर, तो वोट कर। फिर आपसे एक वचन चाहिए, क्या? मतलब वोट देने जरूर जाए। ये फर्ज तू निभाएगा कि वोट देने जाएगा। ये फर्ज तू निभाएगा कि वोट देने जाएगा। कसम उठा, बटन दबा, बटन दबा के वोट कर, तू वोट कर, तू वोट कर, तू वोट कर। तो लोकसभा चुनाव के बीच आज दूसरी बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आई है। कोर्ट ने ईवीएम वीवीपैट पर्चियों के 100% मिलान को लेकर दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इस खबर पर अब डिटेल्स के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता असीम मनचंदा के पास। तो असीम, बताएं क्या कुछ फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया है इस पर।
सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम वीवीपैट के मिलान की याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में कहा गया था या तो ईवीएम वीवीपैट का 100% मिलान किया जाए या फिर बैलेट पेपर से चुनाव किए जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई करी, चुनाव आयोग से सफाई भी मांगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं को सिरे से नकार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम वापस बैलेट पेपर पर नहीं जा सकते और सिस्टम पर आंख मूंद करके संदेह नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कई सारी इंपॉर्टेंट डायरेक्शन भी पास की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी कैंडिडेट जो ईवीएम है उनको सिंबल लोड करने के बाद सील कर दिया जाएगा और 45 दिन तक ये सारा डेटा सुरक्षित रखा जाएगा। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी कैंडिडेट को संदेह है तो वो 7 दिन के अंदर जांच करने की अपील कर सकता है। उस जांच का सारा खर्चा कैंडिडेट को ही उठाना पड़ेगा। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इसको सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिए कि जो वीवीपैट है उसको बारकोड से जोड़ने पर विचार किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 सारे डायरेक्शन दे करके सारे मामले को खारिज कर दिया। शुक्रिया सीम इस पूरे अपडेट के लिए। वहीं इस फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विपक्ष ने ईवीएम को लेकर जनता के मन में संदेह पैदा करने का पाप किया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने मतपेटियों को लूटने वालों को गहरा झटका दिया है और साफ कर दिया है कि बैलेट पेपर वाला दौर फिर वापस नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मतपेटियों को लूटने का इरादा रखने वालों को ऐसा गहरा झटका दिया है, ऐसा गहरा झटका दिया है कि उनके सारे सपने चूर चूर हो गए। आज उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि बैलेट पेपर वाला पुराना दौर वापस लौट करके नहीं आएगा। चलिए अब आपको दिखाते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई हमारी स्पेशल कवरेज, चुनावी मूड माहौल। तो देश में रैली, जनसभा और जुबानी जंग जारी है। मुंबई के आइकॉनिक प्लेस मरीन ड्राइव पर भी लोगों का मूड माहौल समझने की कोशिश की है हमारे संवाददाता पीयूष परमार ने। देखिए, देश में जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है ठीक उसी तेजी से चुनावी सरगर्मी भी बढ़ रही है। देश में तमाम राजनीतिक दलों ने अपने दावे, अपने वादे किए हैं, घोषणा पत्र आ चुके हैं, तमाम सीटों पर प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। लेकिन जनता क्या चाहती है, जनता के मूड में क्या है, जनता की क्या मांगे हैं, जिनको वो चाहती है कि दिल्ली में जो सत्ता में काबिज होने वाली जो सरकार है वो उनके मांगों को पूरा कर सके। तो इस चीज़ के जानने के लिए मैं आ चुका हूँ मुंबई के मरीन ड्राइव पर। देखिए, मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि बदलाव जब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 10 साल थे, कुछ अच्छी चीज़ें भी थी इसमें, कुछ बुरी चीज़ें भी हुई, लेकिन अब देश को अलग एक नेतृत्व की ज़रूरत है। और ये 10 साल में काफ़ी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो देश में काफ़ी हिंसा फैली है, एक तो काफ़ी कम्युनल हार्मनी को चोट पहुंची है और जॉब्स में भी बहुत कटौती हुई है जैसा कि आप जानते हैं, और इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इशू है जो जिस पे कोई बात ही नहीं कर रहा। तो मुझे लगता है बदलाव की बहुत ज़रूरत है। बीजेपी का जो विजन है, दैट इज़ दे वांट टू प्रमोट वुमेन and not just promote women, they want to empower them by making them skilled, ताकि वो खुद सेल्फ सफिशेंट बन सकें, किसी पे डिपेंडेंट होने की उन पे ज़रूरत ना आन पड़े। ये चीज़ कांग्रेस में लैक करती है, बिकॉज उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जैसे लिखा है कि 1 लाख पर ईयर औरतों को दिया जाएगा, बट ये 1 लाख पर ईयर कहाँ से देंगे वो? अभी तो बीजेपी का ही चल रहा है, माहौल तो उनका ही है, लेकिन मैं उनसे, अगर चुनाव जीत कर भी आते हैं तो मैं उनसे इतना ही कहना चाहूँगा कि आम जनता का ख्याल करें। पूरी इंडिया की बात करें तो एज ए नेशन इंडिया डेवलप हो रहा है इन द रूल ऑफ बीजेपी, इन द रूल ऑफ मोदी। लोकल लेवल पे वो उनको किल करना पड़ेगा, उस पॉलिटिक्स को, उस वो जो बोलते हैं हम एक जो गुंडा राज जो होता है या पॉलिटिक्स जो होती है, उसको वो लोकल लेवल पे किल करना पड़ेगा। वो बीजेपी का नेक्स्ट टास्क होना चाहिए। मेरी ये डिमांड है कि दारू की दुकानें सब बंद कर, क्योंकि उसके लिए पूरे घर मतलब ये बर्बाद हो रहे हैं, और सोना थोड़ा कम कर, मतलब आम आदमी लोग भी पहन सके।
चलिए बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले सीएनबीसी आवाज भी अपने सभी दर्शकों से ये अपील करता है कि आप भी मतदान के लिए जरूर जाएं। ये लोकतंत्र का पर्व है, आप भी जरूर इसका हिस्सा बने। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करेंगे बाजार की। आज कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन 5 दिनों की तेजी थम गई और इसी के साथ सेंसेक्स निफ्टी आधा % से ज्यादा फिसलकर बंद हुए। सेंसेक्स 609 और निफ्टी 150 अंक फिसलकर बंद हुआ। वहीं ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के CIO मिहिर वोहरा का कहना है कि केमिकल और मेटल सेक्टर निवेश के नजरिए से बेहतर लग रहे हैं, मगर IT सेक्टर पर अभी भी नजरिया नेगेटिव है। 2-3 फैक्टर्स है, चाइना, US और रशिया सप्लाई, उसकी वजह से हम देख रहे थे कि बेस मेटल, स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम वगैरह में एक माहौल तेजी का बन रहा था। मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म डिस्ट्रप्शंस की वजह से ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है और चाइना की जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल है कि नहीं वो भी क्वेश्चन मार्क है। लेकिन जब तक ये ऑप्टिमिज्म है तब तक मैंने कहा टेक्निकल ट्रेड थोड़े महीनों के लिए बन सकती है। केमिकल्स में मेरा व्यू डिफरेंट है क्योंकि वहां पे मैं लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी, वॉल्यूम ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस कर रहा हूं, तो वो मुझे लग रहा है सेक्टर चाइना +1 की वजह से, यूरोप में से जो प्रोडक्शन इंडिया में आ रही है, वो सारे फैक्टर्स की वजह से केमिकल्स में मैं ज्यादा बुलिश हूं लॉन्ग टर्म के लिए। IT पे हमारा व्यू नेगेटिव है क्योंकि अगर आप कोविड के पहले के कुछ वर्ष देखें तो IT का जो ग्रोथ था वो सिंगल डिजिट में था। तो बाजार में आगे के लिए क्या है संकेत? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप सिर्फ 150 रुपए में देश के सबसे बेहतरीन रियल एस्टेट में निवेश कर सकते हैं तो शायद आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये संभव है रीट्स के जरिए। तो कैसे काम करता है रीट्स और कैसे आप इसका फायदा उठा सकते हैं, इसके लिए देखिए हमारी नई सीरीज द रीट कनेक्ट हर शुक्रवार शाम 5:27 से सिर्फ CNBC आवाज पर। पाइए रियल एस्टेट में निवेश से जुड़ी ऐसी जानकारियां जो आपको पहले कहीं नहीं मिली होंगी। जुड़े हमारे साथ और गहराई से समझे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी रीट्स को। जानिए क्या होते हैं रीट्स, कैसे करें उनमें निवेश और क्या है फायदे अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में शामिल करने के रीट्स को। CNBC TV 18 and CNBC Awaaz present the REIT Connect in partnership with Indian REITs Association. तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बता देते हैं कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। तो इस बार गर्मी की छुट्टियों में आप कहां जा सकते हैं, टॉप डोमेस्टिक और इंटरनेशनल डेस्टिनेशन क्या कुछ है और पैसे बचाने वाले पैकेज कहां आपको मिल सकते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए देखिए कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर।